हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ जी बेटा, मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कराया अमेंडमेंट फॉर सीए इंटर एंड आईपीसीसी फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। बेटा हम इसको 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहली वो अमेंडमेंट जो अकाउंट के बच्चों के लिए और एडवांस अकाउंट के बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब अकाउंट और एडवांस अकाउंट का एक, ठीक। कुछ बेटा कॉमन टॉपिक है जो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स में और इंटर न्यू कोर्स में है, और कुछ बेटा कॉमन टॉपिक है जो सारे बच्चों के लिए, ठीक है। बेटा मैं आपको बता देता हूं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी अमेंडमेंट नहीं है, हल्की फुल्की सी अमेंडमेंट है बेटा। आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से साहब, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, सीए आईपीसीसी या इंटर अकाउंटिंग ग्रुप 1 की, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जेम्प्ट है प्राइवेट कंपनी। एज पर सेक्शन 462 प्राइवेट कंपनी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट बेटा ये चीज रेलिवेंट नहीं है किसके लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, हालांकि अकाउंट में बेटा अभी तक इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है, लेकिन अगर इन केस मर्जी तो उसकी डाल सकता है 1-2 नंबर का, अगर वो कभी डालना चाहे। मैं ये कोई बोलूं बेटा कि वो डाल सकता नहीं डाल सकता, सब कुछ इंस्टीट्यूट की मर्जी। अगर कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो बेटा उसके ऊपर ये थ्योरी में पूछा जा सकता है, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इसकी कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में कोई चेंज नहीं है। मैं इसमें हल्की सी एक लाइन और लिख देता हूं, एक्सेप्ट AS11। अब आप बोलोगे सर AS11 तो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है बेटा, आईपीसीसी के बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो सीए इंटर का बच्चा है उसके ऊपर बेटा AS11 ग्रुप 1 में एप्लीकेबल है। बेटा इसके अमेंडमेंट हम अलग से यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा मैनेजरल रेम्युनरेशन आपको पता है 2 तरह से दिया जाता है, एक तो कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है और एक कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। तो ये वाली जो अमेंडमेंट है बेटा, ये कौन से वाले के लिए है, डिवीजन 2 के लिए, मतलब पार्ट 2 के लिए, जहां पे सर एडिक्वेट प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं है, उसके ऊपर बेटा। मैं दोबारा बोल दूं इस लाइन को, हाँ सर, पार्ट 2 के रेलिवेंट में बेटा, पार्ट 2 के रेलिवेंस में, ठीक है। क्या अमेंडमेंट है देखिए, अगर आपको याद हो, मैं आपको ओरली बताता हूं, मैनेजरल रेम्युनरेशन को आप रेजुलेशन पास करके डबल कर सकते थे। पता है कौन से वाला, जो जहां पे आप रेम्युनरेशन इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे देते थे, आप डबल कर सकते थे। और अगर उससे ज्यादा करना है तो आप परमिशन लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब बेटा एक तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हटा दी, और दूसरा इन्होंने डबल नहीं रखा, इन्होंने कहा भैया जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आप डबल करो, 1.25 टाइम्स करो, 2.5 टाइम्स करो, जितना भी आपने ज्यादा करना है उसके लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे। किससे, शेयर होल्डर से। किससे, शेयर होल्डर से। देखिए क्या लिखता है, रेम्युनरेशन कैन बी पेड इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर। नाउ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डबल रेम्युनरेशन, मतलब डबल वाली बात हटा दी है, लिमिट से ज्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। नो कंसेप्ट ऑफ परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अब आपको भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे जी सर, नेक्स्ट देखिए बेटा जल्दी से, ये है ग्रुप 1 की अमेंडमेंट। कुछ कॉमन अमेंडमेंट है बेटा जिसको हम साथ साथ आगे कराएंगे, ठीक है। सर ग्रुप 2, चाहे वो इंटर का बच्चा है या आईपीसीसी का बच्चा है, बैंकिंग में बेटा SLR इस बार मई 19 के लिए आप 19.5% यूज करोगे, 19.5%, CRR 4% यूज करोगे। लिक्विडेशन कंपनी बेटा ये 4 सेक्शन में चेंज हुआ है, लेकिन ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको बताऊं क्यों रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली बेटा कंपनी एक्ट 1956 में ये सेक्शन कुछ और थे, नंबर इनके कुछ और थे, लेकिन कंसेप्ट सेम था। अब इनके सेक्शन नंबर चेंज हो गए, तो ये सिर्फ बेटा थियोरेटिकली सेक्शन नंबर में चेंज है, प्रैक्टिकली इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो नो चेंज, किसके लिए, ग्रुप 2 के लिए, एक्सेप्ट AS11। और AS11 जो है वो आईपीसीसी के बच्चे के ऊपर ग्रुप 2 में अप्लाई है, एक्सेप्ट AS11, वो इंटर के बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बट आपको याद हो तो URR बनाते हैं, फायर और मिसलेनियस के केस में 50% ऑफ नेट प्रीमियम और मरीन के केस में 100%। अब चेंज क्या है इसके अंदर, एक अल्टरनेटिव दे दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो URR बनाती है वो चाहे तो जैसे पहले बनाती थी ऐसे बना सकती, या जो भी आपका अनएक्सपायर्ड प्रीमियम है, मतलब प्रीपेड प्रीमियम है, सपोज करो किसी ने अपनी पॉलिसी ली है 1 फरवरी को, तो फरवरी मार्च का टाइम तो इसी साल चला गया, आगे के जो 10 महीने बनेंगे 31 जनवरी तक नेक्स्ट ईयर के, उतने अमाउंट के बेस पे आप एक्चुअल बेस पे क्या बना सकते साहब, अपना URR बना सकते। क्या लिखता साहब, ऑन द बेसिस ऑफ 1/365 मेथड
ऑन द अनएक्सपायर्ड पीरियड। मतलब जैसे आप प्रीपेड इंश्योरेंस निकालते हैं ना एक तरीके से बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो अपनी प्रीपेड इनकम बुक करती है उसकी लायबिलिटी बनती है एक्चुअली वो ना, अनएक्सपायर्ड इनकम होती है बेटा, उसके लिए अनअर्न्ड इनकम होती है, ठीक है। तो उतने अमाउंट के बराबर क्या बना सकती है, यूआरआर बना सकती है। लेकिन एग्जाम के लिए बेटा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वो लमसम प्रीमियम का अमाउंट देगा, वो बाइफरकेशन नहीं देगा। अगर बाइफरकेशन देगा तो उसे पार्टी वाइज देनी पड़ेगी, और साथ में उसे क्या देना पड़ेगा, पॉलिसी का पीरियड देना पड़ेगा। इसलिए बेटा अभी तक प्राइमरी बेसिस लग रहा है कि एग्जाम में इसका कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं। आप अपने एग्जाम में 50% और 100% एज इट इज लेके चलेंगे। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन उसने पार्टी वाइज दे दी तो बेटा फिर ये आसान सा आप इसके अकॉर्डिंग इसे निकाल सकते हैं। ये थी बेटा ग्रुप 2 की अमेंडमेंट। अब सर कुछ कॉमन अमेंडमेंट है, कॉमन टॉपिक ऑफ आईपीसीसी एडवांस अकाउंट एंड इंटर अकाउंट। बेटा AS 11 के अंदर एक अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट आई है, बड़े ध्यान से सुनना सब। आप AS 11 का एक पार्ट पढ़ते हो ब्रांच के अंदर भी, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इसके कन्वर्जन रूल इंटीग्रल के अलग होते हैं और नॉन इंटीग्रल के अलग होते हैं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में अगर कोई भी डिफरेंस आता है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, तो आप उसे पिंडल में लेके जाते हो। लेकिन सर नॉन इंटीग्रल में आप उसे कहां लेके जाते हो बेटा, आप उसे लेके जाते हो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। देखिए क्या लिखता है, AS 11 नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ट्रांसफर इनटू पिंडल अकाउंट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये अमेंडमेंट है बेटा, ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखी। मतलब सर मैं आपको आराम से बताता हूं, ये बात तो सब बच्चों को पता है कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है वो कहां लेके जाते हैं आप उसे लेके जाते हो बेटा कहां पे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। उसका ट्रीटमेंट क्या होता था, आप उसे रिजर्व एंड सेटल्स में दिखाते हो जी सर। लेकिन अगर आपने अपना फॉरेन ऑपरेशन बेच दिया आपने, सब्सिडरी कंपनी थी, मैंने शेयर बेच दिए उसके सारे के सारे, मतलब जो मैंने ले रखे थे, तो उस केस में बेटा आप क्या करेंगे, इसे P&L में लेके जाएंगे। और अगर पार्शियल डिस्पोजल किया है तो जितना ये बैलेंस है 100% के बराबर, और जितना प्रोपोर्शनेट किया है तो उतने अमाउंट बेटा कहां लेके जाएंगे, P&L अकाउंट में। लेकिन साथ में क्लैरिफिकेशन और दे दी कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने, मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ने अगर डिविडेंड पे नहीं किया, सॉरी डिविडेंड पे किया आपको, तो वो जो डिविडेंड पे किया है उसे डिस्पोजल नहीं मानेंगे। दूसरा, आपको पता है आप अपनी किताबों में जो इन्वेस्टमेंट दिखाते हो उसकी वैल्यू को बेटा कई बार आप डिक्लाइन कर लेते हो ड्यू टू प्रोविजन, कि आपको लगता है कि इसकी वैल्यू गिर गई है तो आपने उसका डिक्लाइन प्रोविजन बुक कर लिया। तो अगर आपने डिक्लाइन कर दिया तो उसको भी क्या नहीं मानेंगे, उसको भी आप डिस्पोजल नहीं मानोगे। तो सर मोटी बात क्या हुई, डिस्पोजल होने के बाद डिफरेंस कहां, सॉरी डिस्पोजल होने के बाद जो बैलेंस है कौन सा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वो कहां चला जाएगा, वो P&L में चला जाएगा। पूरा तो पूरा, प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल। लेकिन दो को आप क्या नहीं मानेंगे, डिस्पोजल नहीं मानेंगे। किस किस को, एक तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ने जो आपको डिविडेंड पे किया है, और दूसरा आपने अपनी किताबों में जो प्रोविजन बनाया कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस करने का। ठीक बेटा, तीसरा जो मुख्य पार्ट है अमेंडमेंट का वो है शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट। बेटा शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट कोई ज्यादा रेलिवेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है इन चीजों से। बेटा अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के फेस पे इक्विटी एंड लायबिलिटी आता था, उसके बाद असेट आती है, और असेट में पहली कौन से होता है, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर ए पॉइंट होता था फिक्स असेट, उसके अंदर 4 हेड होते थे, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, सीडब्ल्यू आईपी, और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। सीरीज से बोलता हूं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सीडब्ल्यू आईपी और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने फिक्स असेट का नाम चेंज करके बेटा फेस पे पीपी रख दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टेक्निकल मिस्टेक होगी है एमसीए से ना। क्या टेक्निकल मिस्टेक होगी है कि AS 10 के अलाइन करने के चक्कर में इन्होंने फिक्स सेट का नाम चेंज कर दिया, बल्कि कायदे से इन्होंने जो टेंजिबल सेट थी उसका नाम पीपी रखना चाहिए था, क्योंकि फिक्स सेट के अंदर इन्होंने ग्रुपिंग में इंटेंजिबल असेट भी डाल रखी है, और इंटेंजिबल असेट पीपी नहीं होती। अब बेटा फर्दर अमेंडमेंट का वेट रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन आपके लिए अभी तक यही है। ठीक, सेकेंड अमेंडमेंट क्या बेटा, आपको पता कंपनी एक्ट में हम वर्ड बोलते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन शेड्यूल 3 में वर्ड यूज करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब वो रिजर्व वर्ड हट गया, तो आप अब अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो नोट बनाओगे रिजर्व एंड सरप्लस का, वहां पे क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे। तीसरी अमेंडमेंट, आपने राउंडिंग ऑफ के रूल पढ़ रखे होंगे कि आप राउंड ऑफ कर सकते हो। एक बार अगर आपने यूनिट को मेजर कर लिया है राउंड ऑफ में, जैसे मान लो आपने अपने अमाउंट लैक्स में दिखाए हैं, तो आप हमेशा उसी को फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली। पहले वर्ड लिखा था शैल बी फॉलोड, अब बेटा वहां पे वर्ड कर दिया शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो वंस ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड
इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये अमेंडमेंट है सीए इंटर और आईपीसीसी के अंदर। बस बेटा एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, अमेंडमेंट मैंने यहां पे करा दी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आरटीपी लेके आने वाला हूं। 4 आरटीपी आएंगे, इंटर अकाउंट के लिए भी, इंटर एडवांस अकाउंट के लिए भी, आईपीसीसी एडवांस अकाउंट के लिए भी और आईपीसीसी अकाउंट के लिए भी। और बेटा आरटीपी में ऐसा नहीं कि जैसे आपको लगेगा कि सर सॉल्यूशन तो दे ही रखे हम वहां से देख के हम कर लेंगे। बेटा मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इन आरटीपी का, मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जितने भी आरटीपी में क्वेश्चन है उनके रेलिवेंट कंसेप्ट मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूं। आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, फोकस किस पे करूंगा, रेलिवेंट कंसेप्ट के रिवीजन पे। बेटा ये जो वीडियो आएंगी इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बेटा ये वीडियो आपके एग्जाम के आसपास आएंगी, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि वहां पे मैं अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल, और हाँ बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।